सना सना हाथ जोड़ी, इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं। और कल तक हमने देखा कि लेखिका गैंगटोक शहर की सुंदरता से अत्यंत अभिभूत है। वहां के विराट प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर एक दार्शनिक विचारों में लेखिका खो जाती है और इस प्रकृति के विशाल और लेखिका अत्यंत बौना पाती है स्वयं को, अर्थात एक तरह से मनुष्य जाति को बौना पाती है। उनको लगता है कि मनुष्य जो अहम, जो कुछ उसका भरा हुआ होता है, वो इस प्रकृति के विराट रूप के सामने निश्चय ही टूट जाता है, गल जाता है। फिर हमने देखा कि इस प्राकृतिक सौंदर्य और इस स्वर्गीय सौंदर्य के बीच ऐसे भी दृश्य उन्होंने देखे। इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में ऐसे कुछ दो तीन दृश्य उन्होंने देखे कि जिन दृश्यों को देखकर जो है लेखिका थम सी जाती है एक तरह से। क्यों थम सी जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वहां पर जो दो प्रसंग उन्होंने देखे कि जिसमें पहाड़ी औरतें वहां की स्थानीय वे पत्थर तोड़ रही है, और जब पत्थर तोड़ रही हैं तो उनके हाथों में जो गांठें पड़ी हुई हैं, उन गांठों को देखकर लेखिका का हृदय आहत हो जाता है। साथ में वहां पर जो पहाड़ी बच्चे हैं वो बड़े संघर्ष के साथ पढ़ाई के लिए जाते थे, ऊपर वहां से उतर कर आते थे, लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया था कि किस तरह जितेन स्वयं भी इन सभी संघर्षों से गुजरा है। बच्चे जो है दिन भर स्कूल में जाते हैं, लौटते हैं और घर की मदद भी करते हैं, मवेशियों को चारा देते हैं, पानी देते हैं, यहाँ तक कि लकड़ियों के गट्ठर जंगल से जमा करके ले आते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि बचपन भी वहां जो है संघर्षों से भरा हुआ है। और जितेन के अनुसार कहा जाए तो वहां चिकना बरवीला कोई नहीं है। चिकना बरवीला यानी ऐसा जो सुविधा भोगी है, बड़े पेट वाला है, थोड़ी सी कठिनाइयों से डर जाता है, ऐसा कोई भी नहीं है। हर कोई वहां पर जो है इस संघर्ष से मुकाबला करने के लिए तत्पर होता है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां ही वैसी है कि उन लोगों को संघर्ष के लिए तैयार रहना है। विपरीत स्थितियों में वहां वो रहते हैं, पहाड़ी इलाका है। फिर एक धर्म चक्र और उसके संदर्भ में भी बात हमने की थी कि उसको देखकर लेखिका सोचती हैं कि भारत की आत्मा कैसे एक है। आस्थाएं, विश्वास, परंपराएं, चाहे पर्वत हो या पहाड़, मैदान, इन सभी के बीच जो है एक समान धागा जो है वो बना हुआ है। और उस धर्म चक्र को देखकर लेखिका इसी प्रकार की बात सोचती है। फिर वो उनको उन पहाड़ी औरतों को देखकर और एक दृश्य याद आता है जो पहले उन्होंने देखा है कि झारखंड के जंगलों में पत्तों को चुनती हुई वो औरतें, जिनके पांव फूले हुए थे। तो जहां जहां भी इस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य है, लेकिन साथ ही जीवन संघर्ष भी है। और चाय के बागानों में जो युवतियां हैं उनको भी वो देखती है, वो दृश्य भी उनको बड़ा मंत्रमुग्ध कर देता है। और ये जो श्रमजीवी वर्ग के लोग जो वहां देखती हैं लेखिका, और उनको देखने में, उनको देख कर जो कुछ विचार तरंग उनके मन में आते हैं, वो खोई सी रहती है। सोचती है कि इतने स्वर्गीय सौंदर्य के बीच में श्रम, साधना और मातृत्व एक साथ इनको करना पड़ता है।
एक साथ इन दोनों उत्तरदायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी इन पर है, और इस जन्नत के बीच में भी जीवन के लिए इतना संघर्ष, ऐसा सोचती है। और ये सारे विचार तरंग उनके मन में है, लेकिन तब तक जितेन उनको कहता है कि मैडम, ये हमारे देश की आम जनता है, ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। आप इन्हें नहीं, इस स्वर्गीय सौंदर्य को देखिए, या इस प्रकृति को देखिए जिसको देखने के लिए आप इतनी दूर से आई है। लेकिन उसी समय लेखिका सोचती है कि ये आम जनता जो है हर जगह है, और ये कितना कम लेकर कितना ज्यादा देती है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, देखिएगा, ध्यान रखना। कितना कम लेकर कितना ज्यादा दे देती है, क्योंकि देश जो बनता है और सबसे बड़ा योगदान आम आदमी का होता है। ध्यान रखिए, आम आदमी जो जो कार्य कर रहा है आपके शहर के लिए, आपके गांव के लिए, आपके खेती बाड़ी के लिए, चाहे वो मजदूरी ही कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस कार्य के रूप में उसका राष्ट्र निर्माण में योगदान है। और एक महत्वपूर्ण बात कि उसको जो कुछ मुआवजा मिलता है वो तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट है और अपने काम में लगा हुआ है बिना किसी शिकायत के। जहां दूसरी ओर बड़े बड़े ओहदे के लोग जो है थोड़ी थोड़ी सी कठिनाइयों के लिए और अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर उतर आते हैं, लेकिन शायद ही कहीं आम आदमी कहीं हड़ताल पर उतर आता है। उसको चिंता होती है अपना घर चलाने की, और जो मिलता है उसमें वो संतुष्ट होता है, और जितना मिलता है उससे कई बढ़कर अपनी ओर से योगदान वो देता है। इसलिए लेखिका ने कहा है कि कितना कम लेकर ये कितना ज्यादा दे देते हैं। अर्थात जिस तुलना में वो श्रम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, शायद उतना मुआवजा उनको नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी वो इस काम में लगे रहते हैं और कभी कोई शिकायत नहीं करते हैं। तो यहाँ तक हम कल पहुंचे थे। इसके आगे अब हमें बढ़ना है। ठीक है, स्क्रीन आपको दिख रही है बेटा? ये देखिए, ये स्क्रीन पर जो पैराग्राफ दिख रहा है उसी लायुंग में हम ठहरे थे। मिला गया? यस सर। हाँ। तो इस पैराग्राफ को हमने कल पढ़ लिया था कि वहां तीस्ता नदी के किनारे एक छोटा सा घर था, रुके थे, झरना बह रहा था, हवा बह रही थी, परिंदे पक्षी अपने घरों की ओर लौट रहे थे, बादलों ने चांद को ढक रखा था। यानी प्रकृति अपने अपने धुन में जो है अपनी उस क्रम में कार्यरत थी। इन सब दृश्यों को देखकर लेखिका की आंखें भर आई, और ऐसा लगा कि मन में कोई बोधिसत्व जो है जाग गया है, मानो कोई बहुत बड़ा ज्ञान हो गया है। जहाँ प्रकृति है वहाँ अखंडित संपूर्णता है, पेड़ पौधे पशु। इसके इस ताल को हमने बिगाड़ दिया, कहीं कोई पेड़ काट दिए, कहीं पहाड़ काट दिए, कहीं नदियों को मोड़ दिया, कहीं अलग अलग रूप में रास्ते बनाने के लिए, और विकास के नाम पर एक विध्वंस जो है प्रकृति का हम कर रहे हैं। इसके प्रति दिल भर आता है लेखिका का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पृष्ठ संख्या 25 पर इस पैराग्राफ को आप देख रहे हैं। कौन पढ़ेगा? हाथ ऊपर कीजिए। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग आगे आए। अक्षत पढ़ो बेटा। यस सर। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिरस्ता तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहाल, सारी तमसी ताए बह जाए इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे
गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितने ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धनु धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते ही देखते एक आदमी रात्रि की महक से, परियों की कहानी से मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मनी ने कुमारियों की को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक अवाकू उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर। कहाँ से आता था इतना आनंद? ठीक है बेटा। सर नेक्स्ट में। ठीक है, तो अब लायुंग में वो रुके थे उस लकड़ी से बने हुए छोटा सा घर जो है खिलौने जैसा कह रही है लेखिका। तो अंधेरा होने से पहले तीस्ता नदी की धारा तक लेखिका पहुंची थी। पानी का अंजलि में भरा तो याद आया कि हमारी सभ्यता में जो है जल हाथ में लेकर संकल्प करते हैं। तो इस अवसर पर मैं क्या संकल्प करूं, इस प्रकार के विचार तरंग जो लेखिका के मन में आए। लेकिन संकल्प की स्थिति में या कोई संकल्प लेना इस प्रकार का कोई उनका निश्चित मनोभाव नहीं था, लेकिन एक प्रार्थना जरूर थी मन में। और वो ये थी कि उनके अंदर का जो हलाहल है, यानी जो विष है एक तरह से, यानी जो बुरे विचार है, बुराइयां है, तामसिकताएं हैं, है ना, तम गुण प्रधान जो विचार है, वो सारे इस धारा में बह जाए और सात्विक व्यक्तित्व का विकास हो, सात्विक विचारों का मेरे अंदर पूरी तरह से स्थान हो। इस प्रकार की प्रार्थना उनकी थी। वो प्रार्थना उन्होंने की। तात्पर्य क्या कि उस नदी के जल को हाथ में लेकर जो संकल्प किया जाता है, संकल्प तो नहीं लेकिन प्रार्थना जरूर थी कि उनके व्यक्तित्व में सारी बुराइयां जो कुछ भी है यदि, तो वो सारी निकल जाए। रात धीरे धीरे गहराने लगी, अर्थात धीरे धीरे समय बढ़ने लगा, अंधेरा बढ़ने लगा। और उस अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि हिमालय ने मानो क्या ओढ़ लिया है, काला कंबल ओढ़ लिया है। उसी लकड़ी के छोटे से घर में, उस गेस्ट हाउस में जितेन अब गाना गा रहा है और गाने की तेज धुन पर सभी ने नाचना शुरू कर दिया। सब लोग नाचने लगे और इस प्रकार से सम्मोहित हो गए कि लगने लगा कि किसी आदिम रात्रि की महक से, परियों की कहानी सी मोहक वो रात महक उठी। जो यानी जिस प्रकार से एक परियों की कहानियों का एक रूमानी आकर्षण होता है, उस तरह से अत्यंत आकर्षक और वो पल जो है कभी न भूलने वाला पल शायद हो, इस प्रकार की वो रात जो है मनमोहक बन गई। मस्ती और मादकता इस तरह से भर गई कि हम सभी सैलानी, यानी जितने भी यात्री थे, सैलानी यानी यात्री, गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। उनमें से एक लेखिका की सहेली जो 50 वर्ष जिनकी उम्र थी, उन्होंने ऐसा नृत्य प्रस्तुत किया, इतना जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि कुमारियों को भी मात दे दी। यानी उनसे कम उम्र की जो लड़कियां थी या कुमारियां थी जिनका विवाह नहीं हुआ था, ऐसी युवतियों ने भी ऐसा नृत्य नहीं प्रस्तुत किया। इतना जानदार नृत्य 50 वर्ष की उनकी सहेली मनी, उन्होंने प्रस्तुत किया। तो उनको देखकर सब लोग अवाक रह गए। कितना आनंद था उसके मन में, और जिस जोश के साथ वो नाच रही थी, ये आनंद, ये उत्साह कहाँ से आया था उसके मन में, उसके हृदय में, उसके व्यक्तित्व में इतना आनंद, ये प्रश्न सबके लिए उपस्थित था। सब लोग सोचने लगे थे, उसके नृत्य को देखकर अवाक हो गए थे। अब रात भर वहां रहे, सुबह हुई। लायुंग की सुबह का वर्णन अब लेखिका यहाँ पर करती है, देखिए। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी के समान ही कल कल कर बहती हुई। वहां के लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू और धान की खेती और दारू का व्यापार है। यानी आलू की खेती, धान की खेती और दारू का व्यापार। अब ये दारू जो है
ये वहां का जो चावल आलू आदि जो उत्पाद है उसी से वो बनाते हैं, ध्यान रखिए। ये आमतौर पर ठंडे प्रदेशों में क्या है कि वहां के उस प्राकृतिक इससे बचने के लिए ये इस प्रकार का पेय उन लोगों की जीविका। तो उससे क्या होता है कि उस ठंड से उनका कुछ मात्रा में बचाव होता है। कई सारे ठंडे इलाकों में इस प्रकार के उन स्थानीय पदार्थों को लेकर ये इस प्रकार के पेय वो लोग बनाते हैं, है ना। हम लोग भले उसको दारू कहते हैं, लेकिन वहाँ की स्थानीय भाषाओं में उसके अलग अलग नाम होते हैं। और कई जनजातियों में तो इस प्रकार की परंपरा है कि जिस प्रकार हम हमारे घर आए हुए मेहमानों को चाय कॉफी आदि पेशकश करते हैं, उस प्रकार से वहाँ ये जो पेय है ये प्रस्तुत किया जाता है। एक तरह से वो सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। ये सभी अलग अलग जातियों की अलग अलग परंपराएं हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह हो। तो लेकिन ये जो है वहाँ जो आलू चावल जो है, चावल से ही वो बनाया जाता है। फिर वहाँ सुबह सुबह जो लेखिका टहलने निकली, लेखिका ने उम्मीद की थी कि बर्फ मिलेगी, लेकिन अप्रैल के शुरुआती महीने में भी वहां पर बर्फ बिल्कुल नहीं थी। वैसे वो सी लेवल यानी समुद्र की जो आप अगर अलग अलग रेलवे स्टेशन अगर आपने ऑब्जर्व किए हैं बोर्ड देखे क्या आप लोगों ने, हर रेलवे स्टेशन पर आपको स्टेशन के नाम के साथ साथ नीचे एक लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसकी ऊंचाई लिखी हुई होती है, देखिए क्या आप लोगों ने। यस सर। हाँ, मतलब कोई भी स्टेशन हो, चाहे मैदान में हो पर्वतों में हो, लेकिन जहां भी स्टेशन आप देखेंगे, अगर नहीं देखा है आपने तो पीला बोर्ड लगा होता है ना, हिंदी अंग्रेजी में लिखा होता है, स्थानीय भाषाओं में लिखा होता है। वहीं पर नीचे आप छोटे अक्षरों में देखेंगे कि समुद्र सतह से उसकी ऊंचाई कितनी है, वो लिखी होती है। वो इसलिए होती है कि वो जो ट्रेन चलाने वाले जो लोको पायलट होते हैं उनकी सुविधा के लिए होता है, उसके हिसाब से उनका कुछ उनकी गणना होती है। चाहे तो आप पता करो कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, आपको जानकारी मिलेगी, है ना। क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक मानक रूप हर ऊंचाई को नापने के लिए वहां चाहिए, इसलिए वो समुद्र सतह से वहां लिखा होता है। तो बर्फ देखने के लिए बेचैन थी, 14,000 फीट कम नहीं था, लेकिन फिर भी बर्फ उनको नहीं मिली। और मैदान से जब हम पहुंचते हैं वहां पर, तो बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। देखिए, अब हम लोग जो मैदानी प्रदेश में रहते हैं उनके लिए बर्फ से ढके हुए पहाड़ निश्चित ही जन्नत है, और उसी के लिए हम एक तरह से जाते हैं इस प्रकार के हिल स्टेशन पर। लेकिन जो लोग वहां रहते हैं हमेशा, उनके लिए आम बात होती है, और इसके लिए उनको इस बात की कोई उतनी उत्सुकता नहीं होती और ना ही उतना आकर्षण। लेकिन जो लेखिका है, उनके साथी है, उनके लिए उसका बड़ा आकर्षण था, लेकिन वहां पर बर्फ नहीं मिली। फिर वहीं पर घूमते हुए उन्होंने एक सिक्किमी नवयुवक से बात की, तो उस सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने के कारण जो है स्नोफॉल या बर्फबारी जो है धीरे धीरे कम हो रही है। और उसी सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि अगर मैं कटाओ चली जाऊं, कटाओ यानी वहां का एक स्थान है, तो मुझे वहां बर्फ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड में जिस प्रकार का सौंदर्य है उसी प्रकार का सौंदर्य इस कटाओ में आपको मिल सकता है, इसलिए उसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाओ जो अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, खबरों में नहीं था, चर्चा में नहीं था, मतलब वहां इतना सौंदर्य जरूर था लेकिन अभी तक वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था, और इसलिए ज्यादा चर्चा उसकी थी नहीं। और जैसा एक प्राकृतिक रूप उसका पहले से था उसी में वो बना हुआ था। जैसे ही टूरिस्ट स्पॉट बनेगा
फिर उसी प्राकृतिक रूप के साथ फिर से खिलवाड़ शुरू हो जाएगी और फिर धीरे धीरे उसका वो प्राकृतिक रूप जो है वो भी धीरे धीरे बदल जाएगा। कटाव लायुंग से भी और ऊंचाई पर था। लायुंग लगभग 14,000 फीट ऊंचाई पर था। फिर लायुंग से और 500 फीट ऊंचाई पर था। 2 घंटे का सफर। और वो जो सिक्किमी नवयुवक उनसे बात कर रहा था लेखिका से, और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। यानी उत्सुकता होती है क्योंकि स्थानीय लोग जो वहां रहते हैं उनके लिए मैदान से आए हुए ये लोग, ये उत्सुकता का ही विषय होता है। तो उनकी बातें, उसके पति की जो लेखिका से बात हो रही थी वो सुन रही थी। और तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया, यानी खा लिया। तो मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया। मतलब उन बात करने के समय में ही गाय आई और उसने महुआ, महुआ यानी ऐसे छोटे छोटे फूलों का एक ये होता है, वो भी एक पेड़ से प्राप्त जो है ये होता है, वो शराब आदि बनाने के लिए उसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। फिर अब कटाओ की ओर उनका सफर शुरू हुआ। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाओ की ओर। कटाओ का रास्ता खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। धुंध थी, दिख नहीं रहा था, लेकिन वो देखिए, ये पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं होता है, ध्यान रखिए। मतलब जो हमारे मैदानी प्रदेश में जो अपने आप को बड़ा माहिर ड्राइवर समझते हैं लोग, इतनी स्पीड से चलाते हैं, उतनी स्पीड से चलाते हैं, ये लोग पहाड़ी इलाकों में वो गाड़ी नहीं चला पाएंगे शायद, क्योंकि उस प्रकार के उस माहौल में चलाने की आदत, उस कौशल उनको नहीं है। और हो सकता है ये लोग जो पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हैं वो मैदानी प्रदेश में इतने ठीक से नहीं चला पाए, क्योंकि उनको उस प्रकार के रास्तों की इतनी बढ़िया से कौशल प्राप्त होता है कि वहाँ बहुत अच्छे से वो चला लेते हैं। लेकिन मैदानी प्रदेश में और हो सकता है यहाँ के अलग अलग स्थितियों में उतना अच्छी तरह से ना कर पाए। मतलब जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश के रास्ते, उस प्रदेश की परिस्थितियां, उसके अनुसार कौशल हमें प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए रोज की बात ये थी, इसलिए उसको आदत हो चुकी थी और उस रास्तों से वो गुजरता था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर मानो बादलों की परत जमी हुई थी। सब कुछ बादल में, और लगता था कि बादलों को चीर कर हमारी जीप निकल रही है। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। बातें बिल्कुल बंद हो चुकी थी, स्तब्ध थे हम, क्योंकि रास्ते इतने खतरनाक थे कि हमें कुछ बोलना सूझ नहीं रहा था। ऊपर से बारिश हो रही थी। एक चूक और सब खलास, यानी इतने स्तब्ध थे हम कि लगता था कि थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो खेल खत्म समझ लो। सांस रोके हुए हम धुंध और फिसलन भरे उन रास्तों से संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे। देखिए, ये जो पर्वतीय प्रदेश होते बिल्कुल धीरे धीरे चलना पड़ता है। यहाँ तक कि जो हमारे मैदानी इलाकों में भी जो घाट के रास्ते होते हैं उनमें जो गति होती है बहुत कम हो जाती है, ध्यान रखिए। अगर ऐसे बिना समतल रास्तों में बिना किसी घाट के आप चलोगे तो जो रास्ता, मान लो जो दूरी आप 1 घंटे में काट लोगे, उतनी ही दूरी घाट के रास्तों से काटने के लिए आपको 2-2.5 घंटे लग सकते हैं, है ना। बहुत धीरे चलना पड़ता है। तो हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। अर्थात अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पीड से डाइवर्स ले लो, तलाक ले लो। मतलब आप अगर स्पीड से डाइवर्स नहीं लोगे तो मैरिड लाइफ में आपकी गड़बड़ी हो जाएगी। अर्थात हो सकता है आपको अपनी जान खोनी पड़े। यानी आप अपने परिवार की चिंता अगर कर रहे हैं तो स्पीड से डाइवर्स लो, मतलब स्पीड कम रखो, ज्यादा स्पीड से नहीं जाना है, गति कम रखनी है। इस प्रकार की सूचनाएं वहां पर लिखी हुई थी। थोड़ी देर और आगे बढ़े, और एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। इस प्रकार की चेतावनियां
हमारे यहाँ जो हाईवे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो सचेत करने वाली ये चेतावनियां वो पड़ रही थी, साथ में वो उन संकरे रास्तों से लेखिका गुजर रही थी, उनकी जीप गुजर रही थी। तो एक तरह से जान हाथ में लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। करीब आधे रास्ते के बाद धीरे धीरे धुंध छटी और सृष्टि और हमारे बीच में जो सन्नाटा था, या जो हम मौन थे पूरी तरह से, वो हटा। और नार्गे ने कहा उत्साहित होकर, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। कटाओ पहुंचे थे वो, कटाओ के बिल्कुल पास थे। बोलने लगा, जहां रास्ता अब थोड़ा सा मतलब खतरों से बाहर था, तो अब उसने चर्चा शुरू की थी, बताना शुरू किया। कहने लगा कि कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, लेकिन लेखिका की सहेली जिसका नाम है मनी, वो स्विट्जरलैंड घूम कर आई थी, और इसलिए उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं नहीं नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। तात्पर्य क्या, ये कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड नहीं है, बल्कि स्विट्जरलैंड एक तरह से हिंदुस्तान का कटाव है ना। मतलब उनका कहने का तात्पर्य है कि नहीं नहीं, स्विट्जरलैंड की उपमा भी इसके लिए ठीक नहीं है, ये स्विट्जरलैंड से भी बढ़कर है, स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है और ज्यादा ऊंचाई पर है। इसलिए उनका किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। कटाओं के करीब वो आ रहे थे। दूर से ही बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखने लगे। पास में जो पर्वत थे वो आधे हरे और काले, अर्थात कहीं कहीं कुछ पेड़ थे, कहीं नहीं थे। लग रहा था जैसे किसी ने पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया, मतलब बीच बीच में हरे, बीच बीच में काले, इस तरह से दिख रहे थे। पाउडर बची रह गई और कहीं धूप में बह गई। नार्गे ने अर्थात जितेन ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है ये बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हम पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़, यानी जो उत्सुकता थी बर्फ देखने की लेखिका की, वो पूर्ण हो गई। कटाव में बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच में लेखिका थी, और ताजा बर्फ थी बिल्कुल। जितेन ने कहा, क्योंकि उसको अनुभव इन सभी चीजों का, गाइड है वो, उसने कहा अभी अभी शायद कल ही गिरी है, रात को गिरी है, और बहुत सुंदर नजारा उनके लिए था। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? तो लेखिका ने उसे जवाब दिया, राम रोचो। राम रोचो मतलब अच्छा है, बढ़िया है। जैसे ही उसने राम रोचो ये सुना, वो उछल पड़ा, खुशी हुई उसको। उसने पूछा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी आपने? अपनी भाषा की जो चमक है उसके आंखों में दिखने लगी कि आपने ये नेपाली भाषा कहाँ से सीखी। अपनी भाषा के प्रति जो अस्मिता और जो गर्व है, उसकी चमक उसके आंखों में वो देख रही थी। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तो जो सपना था लेखिका का, वो बर्फ गिरती हुई देखना चाहती थी, बर्फ गिरे ऐसा उनको लग रहा था, वो पूरा होने लगा। तिमरो माया सैंधे मलाई सताऊं छू, यानी तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। देखिए माया शब्द जो है ना, ये माया शब्द आप नेपाल में, सिक्किम में और नॉर्थ ईस्ट भारत में जब प्रयोग करोगे, तो माया का मतलब है प्रेम, है ना, या प्यारा, या प्यार, इस अर्थ में वहां के बच्चे बोलते हैं, है ना। अगर कोई सुंदर दिखता है, कोई अच्छा लगता है, कोई प्यारा लगता है, तो वहां के बच्चे बोलते हैं, कितना माया लगता है ना सर, है ना। तो तिमरो माया सधे मलाई सताऊं छू, मतलब हमेशा जो है मुझे तुम्हारी माया जो है वो सताती है। इस प्रकार उस गीत के जो, वो जो गीत है वो जितेन गा रहा था। एक मिनट बेटा।
चारों ओर बिखरी उस बर्फीली सुंदरता के बीच में जितेन इस गीत को गा रहा था उनकी भाषा में। ये जो गीत है नेपाली, और उस गीत से सब लोग झूमने लगे। प्रेम की झील में तैरते हुए ये झूमने वाला ये गीत वो गाने लगा था। हम सभी सैलानी जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे। बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। जब बर्फ गिरती है तो पैर धंस जाते हैं घुटनों तक, मालूम है आपको? तो घुटनों तक नरम बर्फ, ऊपर से आसमान, नीचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ मानो एक दूसरे से मिल रहे थे। इतना सुंदर नजारा होता। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत कैमरे में कैद कर रहे थे। इस नजारे को अपने अंदर वो बंद कर रहे थे, कैमरे में इसकी स्मृतियों को सजा रहे थे। उसी समय लेखिका लेकिन दार्शनिक विचारों में खो रही थी। मेरे पांव झनझन करने लगे, मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मतलब बर्फ पर चलना उन्हीं जूतों के साथ ही चलना पड़ता है जो लंबे जूते होते हैं घुटनों तक के। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यानी पर्यटन स्थल नहीं था, और इसलिए वहां पर इतनी सारी दुकानें भी नहीं थी। झांगू में तो दुनिया भर की दुकानें थी, युमथांग में भी थी, लेकिन कटाओ में हमें कोई दुकान नहीं मिली, क्योंकि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में उतना विकसित वो नहीं था। खैर, अब लेखिका के पास उस बर्फीले प्रदेश पर पहुंचने के लिए, वो बर्फ पर चलने के लिए जूते तो नहीं थे, लेकिन उस दृश्य को अपने भीतर वो समाने की कोशिश करनी। इस पैराग्राफ को पढ़िए तो कौन पढ़ेगा? हाथ ऊपर करो। पढ़ो बेटा, कौन पढ़ेगा? चलिए मैं बता रहा हूं। अभिनव, अथर्व, गुरनूर, केतेश, खुशी, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को बेटा? यस सर, आ रही है। हम्म, जिनके मैं नाम ले रहा हूं उन्हीं को नहीं आती है। मयूरी, प्रांजलि, साहिल, साक्षी, सर। पढ़ो बेटा। साक्षी, ओके सर। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय, वहां से पढ़ो। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिसे डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशक मुझे मेरी आध्यात्मिका अतीत से जोड़ रहे हैं। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवतु सुखी का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता की प्रतोक व सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। हाँ बेटा, इस दृश्य को देखने के बाद उनको लगता है कि मन में निश्चित ही करुणा जाग सकती है। फोटो खिंचवाने के बजाय उन्होंने उस सारे दृश्य को अपने भीतर
समा लेने का प्रयास किया और उन स्मृतियों में इस प्रकार से संजोने की कोशिश वो करने लगी कि जब महानगर की ओर, अपने घर की ओर वो लौटेगी तो उस रूम में बैठकर इसको फिर से देख सके, उसको महसूस कर सके। वो जो संपूर्णता के वो पल थे, जो हिमालय के शिखर थे, वो एक आध्यात्मिक जागृति उनके अंतर्गत पैदा कर रहे थे। आध्यात्मिक अतीत उनका जो है, यानी अध्यात्म से जुड़ी हुई थी लेखिका, उसमें उनका बड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति की व्यक्तित्व लेखिका का था, तो अतीत से वो जोड़ रही थी। शायद ऐसे ही विभोर, आनंद विभोर कर देने वाली इसी दिव्यता के बीच ऋषि मुनि वेदों की रचना शायद पहले उन्होंने की होगी। इस प्रकार की सोच लेखिका रखती है, सोचती है। उन्होंने सोचा कि ये जो अरम, ये जो सुंदरतम परिसर है, ये जो विस्तारित क्षितिज है इस प्रकृति का, यही ये जो शांति है, इसी शांति के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन सत्य को खोजा होगा और विश्व कल्याण की भावना से भरे हुए इन सभी मंत्रों के जो रचना है यहीं पर हमारे ऋषि मुनियों की होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी विश्व का कल्याण की जो मंगल कामना है, विश्व के कल्याण वो चाहते हैं। विश्व कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो संकल्पना है, हम पूरे विश्व को ही अपना परिवार समझते हैं और पूरे विश्व के सुख की जो कल्पना करते हैं, वो शायद इसी प्रकृति के इस विराट और शांत इस माहौल में ऋषि मुनियों ने उसकी रचना की होगी। संपूर्णता का प्रतीक, ये सौंदर्य उनको लगता है और उनको लगता है कि ये इस संपूर्णता के सामने, प्रकृति के इस विराट रूप के सामने, इन हिम शिखरों के सामने बड़े से बड़ा अपराधी भी शायद अपनी उन सभी दुर्वासनाओं को, तामसिकताओं को, बुराइयों को तोड़ देगा। वो उससे निकल जाएगी और वो क्या बन जाएगा? करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा, दयावान बन जाएगा। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का मंगल करने की रीति भूल जाता था। मैंने मनीष से पूछा कि क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वो कविता। मिल्टन जो यूरोपीय कवि है, उसने ईव जो नायिका है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि इतना अतीव सौंदर्य उसका है कि शैतान भी उसे देखकर ठगा रह जाता है और उसको, उस सौंदर्य को देखकर दूसरे किसी का अमंगल या किसी की बुरा करने की रीति वो भूल जाता है। इतनी ताकत होती है उस सौंदर्य में। तो इस प्रकृति के इस सौंदर्य में, इस विराट सौंदर्य में वही ताकत थी कि कोई बड़े से बड़ा अपराधी भी आए तो वो सारी अपराध वृत्ति को भूल जाएगा। मनी से लेखिका पूछ रही उसकी सहेली से क्या मिल्टन की कविता उसने पढ़ी है, लेकिन उस समय मनी किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वो एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर, ये जो हम देख रहे हैं बड़े बड़े पर्वत, ये बर्फों के, ये जलस्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति ने किस नायाब ढंग से इंतजाम कर रखा है सब कुछ। सदियों में बर्फ के रूप में जल का संग्रह कर लेती है प्रकृति और गर्मियों में पानी के लिए जब चारों ओर त्राही त्राही मचती है, लोग त्रस्त हो जाते हैं, तो यही बर्फ की शिलाएं या ये हिमशिखर जो है, यही पिघल पिघल कर जलधारा बनकर हमारे सूखे हुए कंठों को तरावट पहुंचाती है, मतलब उनको भिगाती है, उनको गीला करती है। अर्थात हमारी प्यास बुझाने में एक बहुत बड़ा योगदान हिम शिखरों का है। जब ठंड होती है तो बर्फ के रूप में इसी जल को संग्रहित कर लेते हैं और गर्मियों में जब पानी के लिए त्राही त्राही मचती है तो यही जल शिखर या हिम शिखर जो है धारा बनकर बहते हैं और हमारी प्यास बुझाते हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था जो है प्रकृति की, ये जल संचय की है। देखो कि पूरी एशिया के लिए ये जल की व्यवस्था बनी हुई है। मनी ने अभिभूत होकर माथा नवाया। अब वो भी दार्शनिक रूप से सोच रही थी। कहने लगी, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, जो हमारे जीवन को सुकर बनाती है। संसार कितना सुंदर स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी
उदासी की झीन सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरफ पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आया। यानी इस सुंदरता से अभिभूत हम दार्शनिक विचारों में खोए थे। प्रकृति का कितना कर्ज हम पर है ये सोच रहे थे, नदियों का कर्ज है सोच रहे थे। स्वप्न भरा वो रूप प्रकृति का एक सपने से कम नहीं था, लेकिन उस सपने में कहीं न कहीं कुछ उदासी के बादल भी छा जाते थे, क्योंकि जैसे ही उनको पत्थर तोड़ने वाली उन पहाड़ियों का ख्याल आता है, आत्मा की इन अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा ये सफर थोड़ा और आगे बढ़ा। तब इक्का दुक्का फौजी छावनियां उनको मिली। तब समझ में आया कि ये बॉर्डर एरिया है और वहां से थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा है। यानी सिक्किम जहां खत्म होता है तो चीन जो है उसकी सीमा उसी से लगकर है। एक फौजी से मैंने कहा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में, यानी वहां की उस समय जो तापमान है वो है -15 डिग्री। -15 डिग्री है तो आप जो है कल्पना कर सकते हैं हमारे ओझर का तापमान ठंड में ज्यादा से ज्यादा कितना ही कम हो जाए तो 8, बहुत कम हो जाए तो 4 तक 5 तक चला जाता है प्लस में। लेकिन वहां से भी 15 डिग्री और मतलब पीछे, मतलब अगर ओजर का तापमान आज अगर 4 डिग्री सेल्सियस है तो 15 डिग्री सेल्सियस माइनस मतलब क्या कि उस 4 से भी पीछे और 20 डिग्री चला जाता है। तो आप सोच सकते हैं सब कुछ जम जाता है ऐसी इस कड़ाके की ठंड में। लेखिका उनसे कहती है फौजियों से कि आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वो हंस दिया और एक उदास हंसी में उसने कहा कि आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। उनसे बात करते फेरी भेटूला, अर्थात फिर मिलेंगे, नेपाली में कहा जाता है फेरी भेटूला। तो ऐसा कहकर जितेन ने जीप चालू कर दी, क्योंकि जितेन हमेशा वहां आता जाता है तो उनसे उसकी जान पहचान है। थोड़ी देर बाद उनको और एक फौजी छावनी मिली जिस पर लिखा था वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, अर्थात आपके बेहतर भविष्य के लिए हम हमारा आज जो है वो कुर्बान कर रहे हैं। अर्थात जो फौजी हैं वो लोग इतनी विपरीत स्थितियों में वहां रहते हैं, अपना वर्तमान एक तरह से वहां पूरी तरह से वो गंवाते हैं, खपाते हैं, समर्पित करते हैं। किस लिए? कि देशवासी उनका भविष्य उज्जवल हो सके और उन पर किसी प्रकार की कोई आंच न आए, इसलिए वो वहां पर अड़े रहते हैं, अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं। फिर मन उदास हुआ लेखिका का फिर से, क्योंकि महानगर में रहते हुए हम कभी ध्यान नहीं करते कि जिन बर्फीली इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट भी हम ठिठुरने लगे थे, और ये हमारे जवान पौष माघ जब सर्वाधिक ठंड होती है, पेट्रोल की सिवा सब कुछ जम जाता है, फिर भी वहां तैनात रहते हैं। जिन खतरनाक रास्तों से आते हुए हमारे प्राण कांपने लगे थे, उन रास्तों को बनाने में न जाने कितनों ने अपना जीवन निर्धारित समय से पहले ही खत्म कर दिया। एक तरह से मियाद यानी जो टर्म होती है, यानी मतलब जितना जीवन उनको जीना चाहिए था, शायद इन खतरनाक रास्तों के कारण उससे पहले ही उनका जीवन खत्म हो गया। मेरे लिए एक यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। यानी प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए जरूर हम गए थे, लेकिन नए नए तथ्यों की खोज, एक विचारों का चक्र मेरे अंदर चल रहा था। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब लायुंग से वापस लौटकर अब युमथांग की ओर, जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ा था। वहां ढेरों प्रियुता और रिडोडेंड्रो के फूल, अब युमथांग वो पहुंच गए। वहां वो उन घाटियों में इन फूलों का नजारा और आकर्षक उनको लगा। जितेन बता रहा था कि 10-15 दिनों में ही देखिएगा कि पूरी घाटी
इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो, यानी चारों ओर ये फूल और खिल जाएंगे। तो ये घाटी और सुंदर लगेगी, लगेगा कि मानो फूलों की सेज सजी हो। रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे वहां पर, लायों की तुलना में, कटाव की तुलना में। खतरों का एहसास कुछ कम था। इन घाटियों में कुछ बंदर भी दिखे, कुछ बंदर अकेले मिले, कुछ बाल बच्चों के साथ मिले। बहरहाल इन घाटियों से वादियों, पहाड़ों, बादलों की ओर से गुजरते हुए, उनसे आंख मिचौली करते हुए पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए, क्योंकि बर्फ से ढके हुए कटावों में जो पहाड़ उन्होंने देखे थे, उन हिमशिखरों को देखा था, उसके बाद जब युमथांग देखा तो फीका लगने लगा, क्योंकि उससे भी सुंदर नजारा वो कटाव में देख कर आए थे। और युमथांग के प्रति जो आकर्षण मन में था उतना वहां मिला नहीं, बल्कि उससे भी सुंदर उनको कटाव में मिल चुका था। और पहले ही वो सुंदर दृश्य देख लेने के कारण अब ये उनको फीका लगने लगा था। और एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल का सफर। यानी मंजिल तो रोमांचक होती है, लेकिन वो जो सफर होता है वो भी बड़ा रोमांचक होता है। फिर वहां युमथांग में एक चिप्स बेचने वाली युवती, सिक्किमी युवती से जब उसका बहुत सुंदर उत्तर मिलता है, देखिए कि नहीं, मैं इंडियन हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं सिक्किमी हूं, मैं इंडियन हूं। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं, क्योंकि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। वो एक स्वतंत्र राजवाड़ा था, जैसे भूटान आदि हैं। तो उस समय टूरिस्ट का उद्योग इतना फला फूला नहीं था, और भारतीय आबो हवा में अब इस तरह से घुल मिल गया है सिक्किम कि पता ही नहीं कि सिक्किम कभी भारत में नहीं था। कौन बता सकता है कि सिक्किम भारत में कब विलीन हुआ? बोलो, बता सकते हो? सिक्किम भारत में कब विलीन हुआ? नहीं मालूम? सर 1975, 1975। हाँ, 75 या 76 है, शायद 76 है। ठीक है, देखना आप लोग। तो कहने का तात्पर्य कि लगभग 25 साल बाद, 25 या उससे अधिक साल बाद, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र होने के 25-26 साल के बाद सिक्किम भारत में विलीन होता है, और भारत में मिलकर वो लोग बड़े खुश हैं। और ये बहुत बड़ा तमाचा है एक तरह से, जो वो जो लड़की सिक्किमी युवती जो कह रही है कि मैं सिक्किमी नहीं, मैं इंडियन हूँ। ये बहुत बड़ा तमाचा है हम लोगों पर, जो मैदान में रहते हुए लड़ते झगड़ते हैं कि मैं मराठी हूँ, मैं कन्नड़ी हूँ, मैं तमिल हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं उड़िया हूँ। ये जो वृत्ति है, इस प्रवृत्ति पर एक बहुत बड़ी चोट ये लड़की करती है एक तरह से, कि मैं इंडियन हूँ। हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं हमारी क्षेत्रीयता को लेकर, लेकिन भूल जाते हैं कि हम सब भारतीय हैं, और सबसे पहले हम भारतीय है, और उसके बाद में जो भी है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, कर्नाटक है, या और भी कुछ है। तो सिक्किम इस कदर भारत में घुल मिल गया कि अब वो लगता ही नहीं कि सिक्किम कभी भारत का हिस्सा नहीं था। जीप में बैठते हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मनी ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं है, ये सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। वहां की उस जानकारी उसे थी पशु पक्षियों की। देखिए यहाँ पर एक एक प्रश्न आता है आपको कि एक गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए, है ना? तो जितेन का उदाहरण देकर आपको ये सारी बातें बताने की, सबसे पहले वहां का इतिहास, वहां का भूगोल अच्छी तरह से उसको मालूम होना चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़े हुए पहलू उसको मालूम होने चाहिए। वो एक अच्छा ड्राइवर भी होना चाहिए कि समय पड़े तो गाड़ी भी चला सके, है ना? वहाँ की ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ उसके मालूम होने चाहिए। कहीं किसी जगहों पर कुछ खास विशेषताएं हैं तो वो उसे मालूम। सबसे बड़ी बात, उसको स्थानीय भाषाएं और दूसरी जो भाषाएं हैं, हिंदी अंग्रेजी भाषाओं पर उसका अधिकार होना चाहिए। अपनी स्थानीय भाषाओं को भी उसको
ज्ञात वो होनी चाहिए, स्थानीय भाषाएं भी, इस प्रकार के गुण आप गाइड में होने चाहिए, ये बात लिख सकते। एक पृष्ठ बचा हुआ है और 3-4 मिनट बचे, लेकिन हम उसको पूरा कर लेते। देखिए, कहने लगी वो कुत्ते चांदनी रात में केवल भौंकते, इससे विस्मय होता है लेखिका को। सुनती है, कहने लगी, क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाता है? अर्थात समुद्र में जैसे चांदनी रात का ज्वार भाटा होता है, मालूम है आपको? चांदनी रात होती है तो ज्वार आता है, यानी पानी जो है बढ़ जाता है समुद्र का, है ना, लहरें ज्यादा होती है, अमावस में कम होती है। खैर, लौटती यात्रा में जीप में जितेन ने और भी रकम रकम की, यानी किस्म किस्म की जानकारियां दी। कहने लगा कि मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक की फुटप्रिंट है। कहते हैं कि गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर गिर गए थे, और जिस जगह चावल छिटक कर गिरे वहां चावल की खेती होती। गुरु नानक को मानते हैं कुछ लोग वहां, तो एक पत्थर पर उनके कदमों के निशान है, ऐसा मानते हैं। और उनकी थाली से जहां जहां चावल गिरे वहां चावल की खेती, ऐसी उन लोगों की मान्यता है। फिर 3-4 किलोमीटर बाद फिर उसने उंगली दिखाई, कहने लगा कि मैडम देखो, ये खेदुम कहते हैं। खेदुम मतलब क्या कि एक पूरा 1 किलोमीटर का एरिया है, और कहते हैं कि यहाँ देवी देवताओं का निवास है, और यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा, इस प्रकार की मान्यता उनकी है। तो लेखिका ने पूछा, तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, ये जीभ निकालना अर्थात एक गलती का एहसास करते कि नहीं 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 मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इसकी पूजा करते हैं, इन्हें। फिर लेखिका ने सोचा और कहा कि तभी तो गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा, उसने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब स्थानीय भाषा का जो शब्द है उसमें है, उसका अर्थ है पहाड़। मैं कुछ पूछती इसके पहले ही वो चालू हो गया, मतलब उसने और अपनी बातें कहना शुरू कर दी। क्या शुरू किया उसने? कहने लगा कि मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, और जब वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था तो शायद वहां की प्राकृतिक स्थिति और अच्छी थी। सिक्किम जब भारत में मिला तो उसके कई वर्षों के बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया था कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। युमथांग जो चीन सीमा से बिल्कुल नजदीक है, केवल फौजी वहां रहते हैं, लेकिन अगर घाटियों के बीच से रास्ते निकाल कर अगर टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाता है तो कहीं ना कुछ प्रदेश की आमदनी बढ़ सकती है। और आप देखिए कि अभी रास्ते बन रहे हैं, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। और शायद मनुष्य की इसी खोज का नाम जो है, इसी असमाप्त खोज कहा गया है, इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, और इस प्रकार जीप आगे बढ़ने लगी। इस प्रकार उनका ये सिक्किम यात्रा का वर्णन है, जो यहाँ पर हमने खत्म कर लिया। प्रश्न